वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। तो हम प्रयागराज में हैं और प्रयागराज में सुबह सुबह आ गए हैं मॉर्निंग वॉकर्स के बीच समझने कि आखिर भाई चल क्या रहा है प्रयागराज में। 2 सीटें हैं लोकसभा के लिहाज से अगर बात करें, एक है इलाहाबाद सीट जो कि प्रयागराज का पूर्व नाम है और आज भी सबकी ज़ुबान पर चस्पा हो रखा है, और दूसरी सीट है फूलपुर। और कई बार हम लोग जाते हैं तो एक सीट ग्रामीण होती है शहर में, एक सीट होती है शहरी, मगर यहाँ गेस कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन से शहरी है कौन से ग्रामीण है, क्योंकि बड़ा मिक्स मामला है। और इलाहाबाद शहर में, प्रयागराज शहर में जो आप घूम रहे हो तो ये भी तय कर पाना बड़ा मुश्किल है कि किस वक्त आप फूलपुर में हैं लोकसभा के लिहाज से और किस वक्त आप इलाहाबाद लोकसभा में हैं। तो यहाँ पर सभी दोनों लोकसभाओं के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अगर लोकसभा में प्रत्याशियों के लिहाज से देखें तो फिलहाल सांसद रीता बहुगुणा जोशी हैं इलाहाबाद से और फूलपुर से केसी देवी पटेल हैं। दोनों लोगों के टिकट कट गए हैं, नए प्रत्याशी सामने आए हैं। बीजेपी की तरफ से इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी हैं, वकील साहब हैं, हाईकोर्ट प्रैक्टिस करते हैं। कांग्रेस की तरफ से उज्जवल रमन सिंह हैं जो कि यहाँ पे एक पूर्व बड़े नेता हैं, रेवती रमन सिंह उनके बेटे हैं। बसपा से रमेश पटेल हैं। फूलपुर की बात करें तो वहाँ पे समाजवादी पार्टी की तरफ से अमरनाथ मौर्य हैं, बीजेपी की तरफ से प्रवीण पटेल हैं, विधायक हैं, उनके पिताजी भी विधायक रहे हैं, और बसपा की तरफ से जगन्नाथ पाल है। तो ये प्रत्याशियों का हाल हो गया। अब जानते हैं हाल प्रयागराज का कैसा काम हुआ, क्या मुद्दे हैं चुनाव में, ये समझने का प्रयास करेंगे और अंत में जानने का प्रयास करेंगे कि मूड क्या है, और मूड के हिसाब से आप तय करेंगे कि कौन जीत रहा है। तो सभी लोगों को नमस्कार। आते हमको बताया गया कि यहाँ पे एक मॉर्निंग वॉकर्स एसोसिएशन भी है, तो ये मेरे लिए एकदम नई चीज़ थी ये समझ पाना कि हमारे इलाहाबाद का गौरव है। अच्छा, उसी के ये हमारे चेयरमैन साहब माननीय अशोक जैन जी। ये कब आप लोगों ने बनाया, एसोसिएशन तय किया कि ऐसा कुछ बनाना है? इसे बनाए पिछले 12 साल से है और 1972 से शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में मैं हूँ। इसके पहले, आज़ादी के पहले इसे कुछ लोग कंपनी बाग कहते थे, कुछ एल्फ्रेड पार्क कहते थे, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है। ये मॉर्निंग वॉकर एसोसिएशन इस टाइप का एसोसिएशन है कि यहाँ पे 8,715 लोग सुबह टहलने आते हैं। अच्छा। और 6,745 लोग शाम को टहलने आते हैं। ये पूरा नोट है, मतलब डेटा। उसके पीछे जो टिकट बिकता है इससे पता लगता है। अच्छा। इसमें बहुत से लोग हैं जो बगैर टिकट के भी आते हैं। वो 5 बजे जब ये गेट खुलता है उसके पहले 5 बजे में 5 मिनट बाकी रहता है, तो जिन्हें टिकट नहीं लेना होता उस समय भी पहुंच जाते हैं। अच्छा। तो उनकी गिनतियां तो एग्जैक्ट नहीं हो सकती। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 140 करोड़ जनता है, एक एक जनता को कोई नहीं पता लगा सकता, एक अंदाज, एक आकलन किया जाता है। तो उसी तरह एक अंदाज था, इतने लोग आते हैं। उनमें बीच में हमारे साथ सैकड़ों लोग मेंबर हैं हमारे, जो अब उसमें कुछ नहीं तो 20-25 लोग अभी भी बैठे हैं हमारे साथ। इस एसोसिएशन का मतलब था इसी बहाने लोग इकट्ठे होते, अपनी बात समाज में, समाज की बात अपने लोगों के बीच में रखते रहते हैं। आप जैसे लोग जब कभी आते हैं तो उनके बीच में भी बात करने का मौका एक मिलता है। आज आप आए हुए हैं इस चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में। नोएडा से चल के आए, कानपुर की धरती में पैदा हुए, प्रयागराज की धरती में मौजूद है। ये सारा इंट्रोडक्शन है हमारा सर के पास। अब आप चूंकि जिस जगह पे आए, ये इलाहाबाद का वो स्थान है। प्रयागराज कभी राजधानी होती थी उत्तर प्रदेश की, और जिस स्थान पे बैठे हैं ये एजी ऑफिस है, PHQ है। तो यहाँ का बहुत ही सम्मानित जगह जहाँ बैठे हैं, और सारे हमारे इष्टमित दोस्त यार, और इलाहाबाद के बड़े प्रतिभाशाली कमिश्नर भी हैं यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगा। अच्छा। और रहा यहाँ से जीतने की बात, हारने की बात। नहीं, जीतने हारने से पहले मैं थोड़ा सा है कि जीत हार में अभी आएंगे तो सब लोग बहस शुरू हो जाएगी। मैं थोड़ा पहले आप लोगों के लिहाज से शहर के इलाहाबाद प्रयागराज की 2 जो सीटें हैं, इलाहाबाद और फूलपुर, वहाँ के लोगों के हिसाब से मुद्दे क्या हैं शहर के, वो समझना चाहता हूँ। देखिए, मुद्दे हर आदमी के, हर व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग होते हैं। आप तो इन लोग के नेता है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। नेता नहीं, अभिनेता भी हैं। नेता अभिनेता अपनी जगह की चीज़ है। जो सत्यता ये है, हर आदमी को घर में अगर 50 लोग हैं तो 37 ही आदमी आपकी बात मानते हैं। वो 50 में 13 आदमी आपके विरोध में भी होते हैं, खाना जरूर आपका खाते हैं। इस देश की विडंबना है। ऐसा पीएम शायद जीवन में कभी आएगा, लेकिन उसके भी खिलाफत करने वाले लोग हैं। हम तो इनसे सिर्फ इतना ही कहेंगे। ये तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना सर। मैं इनके लिए सिर्फ इतना ही कहूँगा, वो मोदी को वोट दें ना दें हमें कोई मतलब नहीं, योगी को वोट दें ना दें कोई मतलब नहीं, लेकिन वोट देने जरूर जाए।
वो जिसको उचित समझेगा। मोदी जी ने अच्छा काम किया है, उनके हाथ को मजबूत करें, उनकी बातों को सुने और उसके देश को सुदृढ़ करें। आप सनातनी हैं, कम से कम हिंदू होने का परिचय तो दें। मैं इतनी बात के साथ अपनी बात, चूंकि बहुत लोग हैं, सबकी बातों को आप कवरेज कीजिए, लेकिन वोट देने जरूर जाएं। ये विलासता का जीवन जो जीना चाहता है हिंदू समाज, हम इनसे सिर्फ एक बात की जागृत करते हैं और जागृति के लिए कहते हैं, ये जाएं, निकलें और अपने परिवार की अगल बगल के 5 लोगों को ले जाएं, तब काम बनेगा। ऐसे 40% वोटिंग से कभी भी देश का उद्धार नहीं होना। हम जिनके लिए जुड़े हैं, हम चाहेंगे उनके लिए कुछ तो करें, मदद करें। अच्छे हैं तो उनकी अच्छाई को ध्यान रखें, बुराई है तो बुराई पे ध्यान रखें, लेकिन वोट जरूर दें, घर से निकलें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत अच्छी बात आपने बोली, वोट करने की अपील आपने कही, मगर आपने मुद्दे नहीं समझाए मुझे इस शहर के। आपके हिसाब से क्या है वो बता दीजिए, सबका मत बताइए। आपके हिसाब से क्या मुद्दे हैं? देखिए, हमारे से अगर बात करेंगे तो मैं 70 ईयर कंप्लीट कर सका, मुद्दा जीवन भर बना रहेगा। सारे मुद्दे निपट भी जाएंगे तो भी मुद्दा रहेगा। जाने क्यों लोग मेरे नाम से जल जाते हैं, जब भी आता है मेरा नाम तेरे नाम के साथ, मुद्दे बने रहेंगे, ध्यान रखिए। यही है प्रयागराज शहर की खूबसूरती। कई प्रधानमंत्री देने वाला ये शहर है, जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री और उसके बाद वीपी सिंह तक। जी नहीं, मैं आपके पास आऊँगा, आप सबको इशारा कर रहे हैं तो आप ही के पास आ जाता हूँ, क्योंकि सबने देखिए आप शुरुआत में आपकी बड़ी तारीफ की। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर डी तिवारी। अच्छा, क्या परिचय है आपका? मैं हिंदी का टीचर हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ और अब इलाहाबाद में रह रहा इलाहाबाद हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ाया आपने? नहीं, पूर्वांचल में रहा हूँ। पूर्वांचल में रहने वाले यहीं के हैं? यहीं के क्या, जौनपुर का हूँ, लेकिन अब यहाँ मकान बना तो यहाँ भी हूँ। अच्छा, वोटर कहाँ है? वोटर कहाँ के? वोटर में यहीं का हूँ। वोटर यहीं के, जैसे आप वोटर यहाँ के हैं, क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से? देखिए, हमें एक भाषा जानते हैं बस, एक बात, कि राजा कोई हो हमसे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि एक ऐसा कानून सरकार को बनाना चाहिए कि विधायक और सांसद बनने के बाद जनता के बीच में जरूर पहुंचे। वो दिल्ली में न रहे, अय्यासी न करे, तो कम के दुख दर्द को दूर करें यार, इसलिए बनाए गए हम। मेरे दोस्त, एक विधायक कौन बनाया है या सांसद कौन बनाया है? जनता ने बनाया है। तुम जनता के बीच क्यों नहीं जाते भाई? उनके दुख दर्द को क्यों नहीं सुनते भाई? वो क्यों आत्महत्याएं कर रहे हैं यार? बार बार उनको परेशानी क्यों हो रही भाई? अगर कोई आपको बनाया है तो कम से कम आप इतनी कृपा कर दो कि आप जनता के बीच में जाओ, उनके दुख दर्द को सुनो, दूर करने का प्रयास भी करो यार। याद रखिए, कोई मुश्किल नहीं इंसान का फरिश्ता बनना, कोई मुश्किल नहीं इंसान का फरिश्ता बनना, बनना इंसान का इंसान बहुत मुश्किल है। आदमी हम बन जाए बस बहुत बड़ी बात है। क्या बात? आपको याद होगा डॉक्टर संपूर्णानंद ने बहुत पहले कहा था, झूठ बोलना पाप तो है, झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन राजनीति क्षेत्र में जो सच पर बैठे रहना बहुत बड़ी मूर्खता है। ये हम जानते हैं, राजनीति की झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जनता के लिए तो हो, देश के लिए तो हो। हाँ, एक बात मैं कहूँगा, मैं किसी विशेष पार्टी को नहीं कहता, लेकिन मैं तो सन 80-82 से इलाहाबाद में रहा हूँ कि भाजपा के आने के बाद जो काम हमारे यहाँ इलाहाबाद मैंने देखा, माँ कसम आज तक कभी नहीं हुआ था। किस तरह काम क्या देखा? हर जैसे सड़कें ही देख लीजिए आप। याद रखिए, पहली एक बात बताऊं, अगर किसी आदमी का विकास जानना हो तो उसका घर देखो, उसकी गाड़ी देखो, उसका खान पान देखो। वैसे देश का विकास देखना हो, आप सड़क देखिए, लोगों को आने जाने का साधन देखिए। ये तो बहुत बड़ा माध्यम है भाई, क्योंकि मुझे मालूम यही कंपनी गार्डन है जहाँ दिन में भी छिनेती होती थी बहुत पहले और लोग बाथरूम जाते थे। वही आनंद भवन है जहाँ इलाहाबाद सारा कूड़ा कचरा बगड़े में डाला जाता था। तो कम से कम इतना बात किया। और दूसरी बात, सच तो ये बताएं, राजनीति की बात अगर आती है, मोदी के कारण आज भारत को दुनिया जानती है, नहीं कोई नहीं जानती थी। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाते थे और अंतर्राष्ट्रीय में जाते थे, सबसे पीछे बैठे रहते थे, कोई पूछता ही नहीं था। आज अमेरिका का राष्ट्रपति, रूस का राष्ट्रपति भी हाथ मिलाने के लिए लालायित रहता है। पहले वाले राष्ट्रपति नहीं मिलाते थे आप? हाँ, तो नहीं, किसी लायक नहीं थे। अच्छा, लायक का मतलब समझ रहे हैं कि उनको बस वही कि जैसे भारत का कोई पिछलग्गू आदमी, हाँ उधर रहो, उधर रहो, उधर रहो, जैसे हम लोग गांव होता नहीं, अरे हो गया हो गया। एक बंदा ऐसा है जिसने भारत को शीर्ष पर पहुंचा दिया। अच्छा, और ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है, इसीलिए मैंने मोदी के लिए किताब भी लिख डाली है। अच्छा, नरेंद्र दत्त का पुनर्जन्म। विवेकानंद का नाम नरेंद्र दत्त ही था, इनका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र दत्त का पुनर्जन्म, नरेंद्र दत्त अब नरेंद्र मोदी के रूप में। अच्छा,
इसने कम से कम भारतीय संस्कृत दूसरा गरिमा विवेकानंद बता दिया आपने उनको। नहीं है, बनाना नहीं यार। मैं बताऊं आपको, अमेरिका से ही विवेकानंद शुरू किया था अपना खेल, हैंडकस से, शिकागो से भाषण दे करके, और इसके बाद इन्होंने भी अमेरिका से शुरू किया है। सारे खेल वही हैं। तो अगर देखा जाए उनकी बची हुई संस्कृति को जो हम लोग वो उठाए थे, उसे जगाने के लिए बंदा आगे बढ़ा है। वो भी अविवाहित थे, और ये जो है विवाहित होकर अविवाहित का रूप जीवन बिता रहे हैं। कुछ बात तो है मेरे दोस्त, अच्छाई, बड़ा बनना तो अच्छा है, लेकिन बड़प्पन और अच्छा होता है। बड़ा होना तो अच्छा है, बड़प्पन और अच्छा होता है। मैं देख चुका हूँ कई बार, बहुत सारे प्रधानमंत्री जब शुरू अपने लोकसभा में प्रवेश करते हैं। कौन से प्रधानमंत्री देखे आपने, किनका कार्यकाल? यार उसको छोड़ो, मूल पे आ जाइए। जब प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो वहाँ सीढ़ी पर कभी चरण नहीं छूते। मोदी जी जब जो है सीढ़ी पर चढ़ रहे थे तो उन्होंने पहले प्रणाम किया है कि आज मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, लोग मंदिर समझकर उसको, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आप सबने अभी देख रहे हैं आप, कैसे छोटी छोटी चीज़ों का सिंबॉलिक असर होता है। लोग बात करते हैं, लोग चर्चा करते हैं। बाबूजी से बात करेंगे कि क्या मसला है कि सब लोग आपकी मौज ले रहे थे, समझ नहीं पा रहा हूँ। अकेले आप ही के पीछे क्यों पड़े सब लोग? इसलिए क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अशोक वर्धन और हमारी उम्र है 80 साल। 80 साल? 80 साल। मगर बहुत फिट हैं आप उस हिसाब से। और दूसरी बात है कि भारतीय वायुसेना से मैं ये निवृत्त था, रिटायर्ड है। अच्छा, वायुसेना सुन के हम लोग को लगता है कि सब लोग जहाज ही उड़ाते होंगे। क्या करते थे आप? ऐसी बात नहीं। रुक जाइए, अभी आता हूँ आपको। हाँ, ये उनकी बोलने की बारी आए, फिर आप शुरू हो गए। जी बताइए। हाँ, तो भारतीय वायुसेना में देखिए, मैं तो 67 में ज्वाइन किया था। अच्छा। और 2001 में मैं रिटायर किया। इस दौरान मैं 71 वार जो है ना, ये आपका इंडो पाक वार था, उसमें मैं शामिल था। अच्छा। उसमें हलवारा में था, MiG-20 में काम करता था। उसके बाद मैं कारगिल युद्ध भी देखा। अच्छा। और आजकल तो लोग फौज में आते हैं, रिटायर हो जाते हैं, लेकिन पता ही था फौज क्या है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है मेरे जीवन की। यहाँ तो मजाक करने वाले ऐसे लोग हैं कि मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वो क्या जाने जिसने जीवन सब कुछ दे दिया है देश के लिए। तो हम तो मोदी जी के लिए यही कहेंगे, मोदी जी एक बार नहीं बार बार आए, और मोदी जी के लिए हमारे लिए बहुत श्रद्धा है, बहुत इज्जत है। तो जैसे आप क्या है कि एयरफोर्स वेटरन हैं आप, है ना, और जब आर्मी पर्सनल्स या डिफेंस बैकग्राउंड के लोगों से मिलते हैं तो एक सवाल मैं ज़रूर पूछता हूँ कि अग्निवीर योजना जो आई है, उसको लेकर हम कई जगह युवाओं के बीच नाराज़गी देखते हैं या विवाद उसको लेकर होता रहता है। कई लोग पॉजिटिव बात भी रखते हैं, क्योंकि आप रिटायर्ड आर्मी पर्सनल हैं, है ना, एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं आप। आपके हिसाब से कैसी योजना है? ये आपने बोला कि बहुत लोग जल्दी रिटायर हो जाते हैं, तो ये तो 4 साल में हो जाएंगे। हाँ, नहीं हो जाएंगे, ये तो ठीक है, लेकिन मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, इसलिए कि 4 साल में उनको क्या मिलेगा बताइए। आप जब फौज में आते हैं, आप 4 साल का मतलब, जैसे आपको बोलना है तो मुझे बता दी, मैं आ जाऊँगा। सुन लो पहले। चलिए। अरे ये देखिए यार, ऑन कैमरा हम कह दे रहे हैं। भाई हम लोग शादी के हो रहे हैं, फिर बताइए। मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ कि लोग सब इतने हैं कि मैं एक पांडव हूँ, सारे कौरव हैं। कहने को तो साले हैं, लेकिन क्या बताइए, हमने नहीं बोलेंगे जो ही। मगर बोल दीजिए आप जो बता रहे हैं, नहीं, मैं नहीं। जानना चाहता हूँ कि क्या राय है। अरे भाई साहब, आप तो ऐसे दबाव बना रहे हैं। आप तो ऐसा बोल रहे हैं कि जीजा देखा, अभी हम लोग शादी का अरे जीजा लोग कहाँ डरने लगे सालों से, बताइए। अरे इससे डरने लगे तो बताइए। शंभू मंगू से। हाँ। नहीं, वो अपने हिसाब से जो गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन आप हमारा मैंने इमोशनल लेना चाहते ही है। हम क्या, ये बहुत छोटा सा ये चीज़ है। देखिए, पेंशन ये तो कुछ नहीं है, इसके लिए तो बहुत ज़रूरी है। जीने के लिए तो कुछ चाहिए, तो ठीक है। हमारे से बड़े बड़े दिमाग वाले भी हैं। अब क्या अग्निवीर के बारे में बोलते हैं, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहते हैं। और मैं इतना ही कहूँगा कि मोदी जी एक जन्म क्या 7 जन्म मिले तो हमारे देश का सौभाग्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जी, आप क्या बोल रहे थे? क्या नाम है आपका? चाय रख दे। आप चाय में डिस्टर्ब कर दिया हमने आपको। नहीं, कोई बात नहीं है। मेरा नाम ओम नारायण त्रिपाठी है। जी, क्या करते हैं आप? मैं यही उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। अच्छा।
वकील साहब हैं, कल मैं मिला था वकील साहब लोगों से हाई कोर्ट के बाहर, उन्होंने अपने मुद्दे बताया। आपके क्या मुद्दे, मगर आप इस पर कुछ जवाब दे रहे थे अग्निवीर पे। अग्निवीर एक इतनी बढ़िया इस सरकार ने एक इतनी बढ़िया स्कीम युवाओं के लिए बनाई है, इसलिए इसको अग्निवीर को लोग सही तरीके से बता नहीं पा रहे हैं। बताइए। अग्निवीर को इस तरह से कह रहे हैं वो नौकरी नहीं है। आप एक तरह से सोचिए, एक लड़का गाँव से आता है, ठीक है, यहाँ आता है तो जाता है, अगर वो अब सेना की तैयारी करता है या किसी और फोर्सेस की तैयारी करता है तो उसको जाके क्लासेस कोचिंग करना पड़ता है, वहाँ जाके फीस जमा करनी पड़ती है। वहाँ फीस जमा करने के बाद अपना पैसा खर्च करके वो ट्रेनिंग करता है और ट्रेनिंग करने के बाद फिर जाता है नौकरी के लिए संघर्ष करता है। ये नौकरी नहीं है, ये एक तरह से आप जैसे इजराइल है, वहाँ हर नागरिकों को ये माना जाता है कि साहब ये फौज के सेना की ट्रेनिंग लेगा, हर ईच एंड एवरी नागरिक। यहाँ ऐसा तो नहीं है ना, इजराइल मॉडल तो नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, थोड़ा मुझे समय तो दीजिए, सुनिए तो। यहाँ क्या है, आप उसको नौकरी मान करके आप नौकरी प्रचारित कर रहे हैं। हमारे यहाँ हम उसको कहते हैं कि देश, हमारे इस देश की हमारे सरकार ने एक नौजवानों के लिए एक स्कीम लाई अग्निवीर, उसमें आपको सरकारी पैसे से ट्रेनिंग मिल रही है, सरकारी पैसे से आपको नौकरी का तरीका सिखाया जा रहा है। और 4 साल के बाद, जब आप 4 साल बाद आपका वो कार्यकाल ट्रेनिंग का खत्म होता है, फिर आपके पास आप एक ट्रेंड प्रशिक्षित, सेना के द्वारा प्रशिक्षित आप एक युवा हैं और आपके पास मौके बहुत ज़्यादा हैं। लोग एनसीसी क्यों ज्वाइन करते हैं? लोग एनसीसी क्यों ज्वाइन करते हैं? आप एनसीसी के लिए नौकरी हो गई, वहाँ तो आप जाते हैं, पढ़ते हैं इसलिए कि हमें फौज में नौकरी मिल जाएगी, इसीलिए जाते हैं ना। तो आप इसको प्रिमिलरी समझिए, अग्निवीर को प्रिमिलरी समझिए। जैसे कि मैं एक और आर्मी पर्सनल से मिला था कि गांव में, वो रिटायर्ड आर्मी मैन थे, तो उन्होंने ये बात बोली कि अगर इजराइल मॉडल ही करना है तो फिर सबको दे दिया जाए। नहीं तो फिर बात तो सुनिए, फिर वो उनका कहना था, उनका तर्क जो था वो मैं बता रहा हूँ कि वो भी आर्मी से रिटायर्ड आदमी थे, उनका तर्क था अगर इजराइल मॉडल पे जाना है फिर आप सबको अलाउ कर दीजिए, सबको लीजिए, ट्रेनिंग कराइए, है ना, सबको वो मौका दीजिए। और अगर कह रहे हैं कि बाकायदा आर्मी में जैसे आप भर्ती करते थे वैसे ही भर्ती करनी है, वैसे ही लाखों में हज़ारों को छांटना है, तो फिर तो उनको प्रॉपर नौकरी दीजिए। अगर सारे टेस्ट हो रहे हैं, है ना, रिटर्न से लेकर, दौड़ से लेकर, सारा मेडिकल से लेकर सारी चीज़ें पास करके कोई पहुंच रहा है, तो 4 साल की निश्चितता क्यों होनी चाहिए? फिर उन्होंने शादी वाला तर्क दिया कि 4 साल की इसकी नौकरी है, उसको शादी कौन करेगा? आप एक बात समझिए, आप हमें एक बात बताइए, आप छोटे से बच्चे को किसी कॉन्वेंट में या किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, तो क्यों नहीं सब बच्चों को एडमिशन ले लेते? वहाँ भी देखते हैं, इनका मेंटल एबिलिटी चेक करते हैं, इनकी फिजिकल एबिलिटी चेक करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं, और वो देखते हैं कि कितना पढ़ सकता है कि नहीं पढ़ सकता है। फौज में जा रहे हैं आप फौज में जा रहे हैं, मूंगफली बेचने नहीं जा रहे हैं, आप फौज में जा रहे हैं, आपको सरकारी बंदूक मिलेगी, आपको सरकारी वर्दी मिलेगी, और आपको ये भी ना देखें कि आपके हाथ पैर ठीक है, आप चल फिर पाते ही नहीं। कोई जरूरी है कि हर आदमी सेना की नौकरी करे? किसान का बच्चा अगर है या किसी की नौकरी पेशा बच्चा है, नौकरी का मतलब ये नहीं हुआ कि नौकरी। आपको जो प्रिमिलरी जो आपकी जांच होती है, आप कह रहे हैं ना कि सबको क्यों नहीं कर देते? ऐसे यूनिवर्सल टेढ़े मेढ़े लंगड़े लूले जितने सबको सेना में भर दे। आप ही चाहते ना, हम कह रहे हैं जो योग्य है, शारीरिक क्षमता जिसमें है, जो दौड़ सकता है, जो कूद सकता है, जो रस्सी में चढ़ सकता है, जो घुड़सवारी कर सकता है, सेना में हो जाएगा ना। हम अगर आप कहते सब आदमी कर दो, 18 साल से जितने युवा हैं सबको अपॉर्चुनिटी है, आप दौड़ के जाइए, वहाँ भर्ती हो जाइए, वो ट्रेनिंग कराएंगे आपको। जब आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी, उसके बाद 4 साल बाद आप निकलते हैं तो आपके पास एक सर्टिफाइड लाइसेंस होता है कि आप अग्निवीर हैं। मिलिट्री के लोग जो रिटायर होते हैं, फौज से जो लोग रिटायर होते हैं, या जो 18 साल की नौकरी करके चले आते हैं, उनके पास भी ऑप्शन होता है कि किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जा करके उनको वेटेज मिलता है, उनका वहाँ सर्टेन परसेंटेज उनका कोटा फिक्स है कि हम ये रिटायर फौजी लोगों को रखेंगे। तो अब ये मान ले कि साहब वो जो नौकरी कर रहे हैं वो गलत है। अग्निवीर एक ऐसी स्कीम है, आप ऐसे मत नहीं, वो आप उसको नौकरी मत मानिए, वो स्टाइपेंड है, और 4 साल आपको सरकार अपने पैसे से, इन देश के पैसे से आपको पढ़ा लिखा के तैयार। थोड़ा वापस से इलाहाबाद प्रयागराज की तरफ लौटते हैं, लोकल मुद्दों की तरफ लौटते हैं, है ना। मैं यहाँ के मुद्दे कौन समझाएगा, बताएगा मुझे, आप ही बताएंगे जी। देखिए, मुद्दों की अगर बात करते हैं तो मुद्दों की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने जो काम किया, और पिछले 7 और लगभग 7.5 सालों में योगी सरकार ने जो काम किया, यहाँ का मुद्दा, यहाँ आतंकवाद था। आतंकवाद था, आतंकवाद, ऐसा आतंकवाद की कह दिया जाता था कि गुरु कल घर छोड़ चले जाना, ये अब हम रहेंगे। इस जिस इलाके में खड़े हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी पार्लियामेंट यहाँ चलती थी जिसका नाम था लगड़ी पार्लियामेंट। आप जिस जगह पे खड़े हैं, यहाँ एक दिल्ली की पार्लियामेंट है, एक इलाहाबाद की पार्लियामेंट है। इस पार्लियामेंट में भी देश के चंद्रशेखर जी जैसे तमाम बड़े नेता लोग आते थे। इस पार्लियामेंट में यही लगती थी, पुलिया थी, ये लोग बैठते थे, तमाम मुद्दों पर चर्चा होती थी। सबसे बड़ा मुद्दा था यहाँ पर गुंडागर्दी का, आतंक का। आतंकवाद क्या है?
जो फौज पे लड़ रही है, सेना पे, वो तो विदेश से प्रायोजित आतंकवाद है। यहाँ लोकल जो अपराधी थे, जो लोकल गुंडे थे, जिसकी गर्मी ठंडी करने का काम माननीय योगी जी ने किया, माननीय गुंडे तमाम गुंडे थे, सब जानते हैं, जिनको ठंडा कर दिया, जिन्होंने ऐसी स्थिति थी यहाँ व्यापारी बिजनेस नहीं कर पाता था, शाम को फोन आता था कि तुम्हारा बंगला है, तुम बहुत दिन रह लिए, अब तुम भागो यहाँ से, अब ये बंगला मेरा कल हो जाएगा। दहशत में आदमी रहता था। किन अपराधियों की बात कर रहे हैं? तमाम अपराधी हैं, नाम बताइए। आप तो सब जानते हैं, हमको नाम की जरूरत है। स्थिति है कि अभी भी मैं जानना चाहता हूँ कि खौफ है क्या? नाम नहीं ले रहे हैं आप लोग? नाम लेना उचित नहीं खौफ नहीं है। है, नाम लेना उचित नहीं है। उस खौफ से जो व्यापारी गुजरा है ना, वो व्यापारी जानता है किस खौफ से गुजरा है। महिमा मंडन आज ये नाम लेके उनको हीरो क्यों बनाए? खत्म हो गए, धरती के नीचे चले गए, मिट्टी में मिल गए। अब यहाँ आदमी शांति से रह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा है। अच्छा। मैं आपसे सपा के जिला अध्यक्ष मैं सपा में बता रहा हूँ, मैं सपा का पूर्व छात्र सभा का मैं जिला महासचिव रहा हूँ, ये छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। मैं आपको पहली बात तो जो इलाहाबाद की पावन धरती पे आए, मैं आपका बहुत बहुत आपकी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि दस्तूर मोहब्बत का सिखाया नहीं जाता, दस्तूर मोहब्बत का सिखाया नहीं जाता, और ये ऐसा सबक है जिसे पढ़ाया नहीं जाता। ये इलाहाबाद की नगरी से हम लोग ये जो इलाहाबाद की मोहब्बत सीखे हैं, और कोई भी आता है यहाँ सबको मोहब्बत मिलती है। और ये अभी जो बात कर रहे थे हमारे गुरुजी, हमारे बहुत सीनियर है, हम लोग के बहुत सारे लोगों को गुरुजी ने पढ़ाया है, बनाया है। अभी कह रहे थे कि स्वामी विवेकानंद जी की बात कह रहे थे कि नरेंद्र दत्त करके लिखे हुए हैं, तो स्वामी विवेकानंद जी का कोट मैं कह रहा हूँ, आप उठा के पढ़ सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि महात्मा वो है जो गरीबों और असहायों के लिए रोता है। उन्होंने जाति धर्म मजहब के नाम पे कभी कहीं पर भी जिक्र नहीं किया हुआ है। और यही मोदी जी यहाँ पे आए थे, अभी बात कर रहे थे, चलिए गुंडागर्दी की अच्छी बात है। बगल में विनोद सोनकर जी, मेरे पास वीडियो है, सबके पास है। विनोद सोनकर ने खुल के कहा कि आओ, नाम लेके, विशेष बिरादरी का नाम लेके कहा कि आओ सालों को गाली देते हुए माँ बहन की, आओ जमीन कब्जा करते हैं। ये अभी की बात है। मौजूदा भैया एक मिनट बोलने दीजिए। ये आप ना कहिए बीच में, हमको ना बताइए। अगर डिस्टर्ब करेंगे फिर हम भी करेंगे ना, गड़बड़ हो जाएगा। तो मसला इस बात का है कि अभी जो बात गुंडागर्दी की हो रही थी, यही विनोद सोनकर जी प्रत्याशी हुए, चुनाव हो गया, उनका टिकट हटा नहीं पाए। और अभी जो एक बात की कर रहे थे, नारी सुरक्षा की बात कर रहे थे। मोदी जी ने कहा था कि बहुत हुआ अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। प्रज्वल रवन्ना का 2600 सेक्स वीडियो जारी हुआ, मैंने नहीं किया था, वो देश छोड़कर भाग गया। उसके लिए मोदी जी ने कहा था कि आपका दिया हुआ वोट हमको मजबूत करेगा। क्यों आप ऐसा काम कर उसको देश से भगाने का काम किए? आज यहाँ रोजगार की बात करनी चाहिए। इस संगम नगरी पे गंगा माँ की कसम खा के मोदी जी ने कहा था कि अब की बार मेरी सरकार बनाइए। यही संगम पर कह के गए कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देने काम, मैंने नहीं कहा था, ये काम मोदी जी ने कहा था। काला धन की बात कहे थे। और मैं कहना चाहूँगा कि जो राम को ला सकते हैं, पहली बात सतयुग में राम थे, त्रेता युग में राम थे, द्वापर युग में राम थे। राम को किसी की हैसियत नहीं है इस धरती, इस पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में कि कोई राम को ला सके। आप राम को मंदिर के नाम पे आए, चलिए ठीक है, लेकिन फिर आपका काला धन क्यों नहीं ला रहे हैं? जो राम को ला सकते हैं, काला धन भी ला सकते हैं, रोजगार भी ला सकते हैं। गुंडागर्दी की बात हुई तो ADR की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। मेरी रिपोर्ट जैसे भैया लोग बोल रहे हैं कि पहले गुंडागर्दी थी, अब नहीं है। मैं वही गुंडागर्दी तो बात कर रहा हूँ। विनोद सोनकर के यहाँ सांसद के प्रत्याशी जो अभी चुनाव हो गया, खुलेआम कहे कि आओ जमीन कब्जा करते हैं। और सुनिए, जो बात इसकी हो रही थी, बरेली जेल से ट्रांसफर करा के, जिसकी बात कर रहे थे, बरेली जेल से ट्रांसफर करा के इन लोगों को ले। अब तक जो है, मैं हरिंदर सिंह हूँ, ये जो बात कर रहे हैं ना, अब तक ये चौराहा पर 50 राइफल घूमता, राइफल बात कर रहे हैं, ये 50 राइफल, यही मोलेमा बनवाया, कितने लोगों को गंगा फेंकवा दिया, दबा कर, नहीं बोल रहे हैं इस पर। मैं सबसे पहले सारे समूह की तरफ से आप एक मिनट भाई साहब बहुत इन्होंने 3 चाय पी ली है। जी आइए। मैं सारे समूह की तरफ से आपके चैनल को पहले तो बहुत बधाई दूंगा कि आप आए हैं हम लोगों के बीच में। आपने जो है हम लोग की जो व्यथा है वो आप सुनने के लिए आए हैं। देखिए, पूर्व की सरकारें जो थी वो सिर्फ जेब भरने का काम करती थी, जेब भरने का काम करती थी। पिछले 10 वर्षों में हर आदमी जान रहा है कि भारत में कितने बड़े बड़े काम हुए हैं। आप हाईवे देख लीजिए, आप हॉस्पिटल देख लीजिए, स्वास्थ्य पे देख लीजिए, और बिजली पानी की व्यवस्था तो ऐसी हो गई है इलाहाबाद के पूरे उत्तर प्रदेश में, जैसे महानगरों में होती थी वैसी व्यवस्था हो गई है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई कह दे कि इस सड़ी गर्मी में, भीषण गर्मी में 1 घंटे के लिए आदमी जूझा हो। जहाँ तक व्यापारियों की बात है,
आज व्यापारी भय मुक्त है। अच्छा। मैं चाहूँगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमेशा हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बने, ये मेरी दिल इच्छा है। मैं संजय वर्मा, प्रयाग सराफा मंडल का अध्यक्ष, और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मुद्दे हैं व्यापारियों के? व्यापारियों के मुद्दे हैं, वो अभी तक जो ग्रसित रहते थे, भय से ग्रसित रहते थे, आज वो भय मुक्त हैं। अच्छा। भय मुक्त है। बहु बेटियां बिल्कुल निसंकोच निकल रही हैं। वो चाहे रात को 11 बजे निकल जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बुलडोजर चलेगा। और अगर माफिया अगर पैदा होता है तो निश्चित तौर से फिर वो जमीन की तह में चला जाएगा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मैं मनोज त्रिपाठी, क्या करते हैं आप? गंगा धाम से मेरा बिजनेस है। अच्छा। डेयरी फार्म और रिसोर्ट वगैरह है जसरा में। ये तो आज की रात तुझे आखिरी खत और लिख दूं, आज की रात तुझे आखिरी खत और लिख दूं, कौन जाने ये दीप सुबह तक जले न जले, बम बारूद की इनायत में मेरे हमदम, ऐसी रंगीन हवा फिर कभी चले न चले। साथियों, ये तो कहने की बात है कि कुछ रोज की हवा है, जो राजनीति पे चल रही परिचर्चा, कुछ रोज की हवा है, कुछ रोज जल रही है, ये आग फूस की कुछ देर जल रही है। ये सब ठंडे पड़ जाएंगे। जो काम मोदी ने करके दिखाया है वो किसी के बस की नहीं है। जिस समय पाकिस्तान से अभिनंदन को उठा करके लाया गया है, आज तक का रिकॉर्ड है। कोई ये बता दे, जितने भी बुद्धिजीवी हों, ऐसा कोई केस आया आज तक? ये बताइए, इंडो पाक का जो वार हुआ था, जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए, जो पाकिस्तान के चक्कर में पड़े हैं कि जब वार हुआ तो 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम कौन किया? पूछिए, बताएं जरा। जो कह रहे हैं कि आज तक कोई किया नहीं। ये तो कहने की बात है, ये कहने की बात है कि हुआ था कि नहीं हुआ था? पहले सुनिए मेरी बात, आइए कि अतिशय रगड़ करई जव कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। करके दिखाइए। मुंह से कहने से कुछ नहीं होता, मुंह से आप बकवास करते रहिए, वो करके दिखाइए तब सामने आता। जब से चला था मैं मंजिल पे मेरी नजर थी, जब से चला था मैं मंजिल पे मेरी नजर थी, मैंने तो कभी मील का पत्थर नहीं देखा, मैंने तो कभी मील का पत्थर नहीं देखा। जो उन्होंने करके दिखा दिया ना, वो किसी के जैसे वो भैया बोल रहे हैं कि 71 का जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया 71 युद्ध के बाद। किसने बांटा? किसने, आप बताइए। किसने बांटा भैया? आप बताइए। कांग्रेस ने बांटा। कांग्रेस के साथ है ये। पूरी बर्बादी तो कांग्रेस ने किया, जो बचा था सब। अरे पाकिस्तान को 2 टुकड़ों की बांटने की बात करें, भारत को भैया। लाहौर तक कब्जा करने के बाद उनको वापस दे दिए। वापस दे दिया। लाहौर तक कब्जा करने के बाद उनको वापस दे दिए। अब क्या चाहिए? इस बार अगर कब्जा हुआ तो वापस नहीं होगा, वापस नहीं होगा। 370 पे मैं बता दूं क्या हुआ। 370 पे ये जो टीडीपी पीडीपी ये सब मोदी जी के शतरंज के जाल में फंस गए। और मेरा ये मानना है कि अगर पीडीपी से भाजपा ने तत्कालिक साठ गांठ करके सरकार ना बनाई होती, सामंजस्य न बना होता, तो 370 हम ना हटा पाते। और उस समय ये टीडीपी और पीडीपी मिल जाते तो 5 साल सरकार चलाते, जो 370 का मसला था रह जाता। क्योंकि भाजपा के घोषणा पत्र में लिखा हुआ 370 हम हटाएंगे, तो थोड़ा सा चीनी खिला दिया। जब चीनी खाने लगे तो जहर मिला दिया उसमें, जाओ बेटा शांत बैठ जाओ। अगर उस समय भाजपा पीडीपी के साथ गठबंधन ना करती तो मेरा अपना ये मानना है कि तो फिर सरकार उनकी होती। बिना स्थानीय सरकार के इस प्रायोजित किए हुए अब 370 हटा सकते। क्या हुआ? पीडीपी उसको मिला लिया। बड़े उद्देश्य को पाने के लिए छोटे छोटे दुश्मनों को, विरोधियों को मसाला पड़ता है। एक नौजवान साथी, उनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रामनारायण त्रिपाठी बहुत है। व्याकुल हैं आप। शुरू से ही इशारा कर रहा है हमारे पास ही। आप बताओ क्या मुद्दा है? मुद्दा देखिए ये है कि सबसे पहले तो करोड़ों लाखों, ये जो प्रयागराज की संगम नगरी है, करोड़ों लाखों प्रतियोगी छात्रों की नगरी है, उसकी तरफ से आपको बहुत विशेष आभार कि आपने मंच दिया। और दूसरी बात, राजनीतिक चर्चाएं परिचर्चाएं चलती रहेंगी। गर्मी का मौसम है और इसमें एक हमारा पहल है, प्रतीकात्मक तौर पर ये आपको उपहार स्वरूप है। आप प्रयागराज में आए हैं, ये हमारा एक पहल है, पहल दाना पानी। अच्छा। परई है,
इसमें आप कहीं भी सार्वजनिक स्थानों पर, चाहे अपने घरों पर, अपने छतों की बालकनियों पर पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था हम जरूर रखें। मानवता का कार्य चलता रहना चाहिए और राजनीतिक चर्चाएं पक्ष विपक्ष होती रहेंगी। देखिए क्या मुद्दे क्या है छात्रों के? छात्रों के मुद्दे ये हैं कि जो नॉन गवर्नमेंट जैसे रोजगार है, जो सरकारी रोजगार नहीं है, जैसे सरकारी नौकरियों के अलावा, उसमें मोदी सरकार बहुत अच्छी है। चाहे वो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हो, कई सारे कारोबारी जो छोटे छोटे कारोबारी अपना कारोबार करना चाह रहे हैं, उद्यम करना चाह रहे हैं, उनको किशोर के रूप में, वयस्क के रूप में लोन बांटे जा रहे हैं, वो अच्छा है। या फिर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ये जो रेहड़ी पटरी वालों को 10-10, 20-20 हज़ार हम लोग चाट खाने निकलते हैं, तो उनसे जब चर्चा करते हैं तो वो बताते हैं कि भैया 10-5 हज़ार अपने लग से जुड़ा किए थे, अपनी तरफ से व्यवस्था किए थे, 10-20 हज़ार लोन मिल गया सरकार की तरफ से, 20 हज़ार रुपये से हमने ठेला शुरू कर दिया, डेली का 2-4-500 प्रॉफिट हो रहा है, 1-1 हज़ार मंथली ब्याज करके साल भर में निपटा देंगे। तो ये एक बहुत अच्छी योजना है। परंतु जैसे कि जो सरकारी नौकरियां हैं उसमें थोड़ी सी, मात्र यही एक स्टेप है जिसमें थोड़ा सा बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार हल्का सा बैकफुट पे नजर आती है, नहीं तो अन्य कई सारे मुद्दों पर बहुत अच्छी है। जैसे कि स्टेट में जो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जी है, इसमें ये जो UPSSC है, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये इनके आने के बाद कहीं न कहीं डाउन हुआ है, स्लो हुआ है। कहने का मतलब साल 2 साल 3 साल तक भर्तियां क्लियर नहीं होती हैं। या फिर जैसे देखिए पुलिस की भर्ती आई 4 साल बाद आई, अब वो 4 साल पे 50 हज़ार आई, वही 20 हज़ार आए, हर साल आ जाए, ठीक है। फिर जैसे सेंट्रल में SSC है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 2017 के बाद से इतना अच्छा काम कर रहा है, हर साल बाकायदे कैलेंडर, बाकायदे पोस्ट, देश के आज तक के इतिहास में 36,000 वैकेंसी CGL में 2022 वाले में पहली बार आई है, इतनी बड़ी भर्ती। तो जैसे SSC है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, उसी का नकल करते हुए अगर RRB रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भी हो जाए, जैसा कि अश्विनी वैष्णव जी ने इस बार कहा भी है, आश्वासन दिया है, और इस बार कैलेंडर आने लगे हैं, अगर यही नियमितता चलने लगे तो हम छात्रों का भी दुख दर्द दूर हो जाए। क्योंकि जब हर साल वैकेंसी आएंगी तो हमको फॉर्म परीक्षा देने को मिलेगा, तो ये स्पष्ट होगा कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, हमारा आकलन कहाँ है। तो ये एक मुद्दा है जिस पे जरूरी है। और दूसरी बात, जैसे कि भाई साहब ने कहा, समाजवादी भाई साहब ने, ये समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, हम देखिए युवा हैं, हमारा कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक, भाजपा में भी खराबी है, कांग्रेस में भी खराबी है, राजनीतिक पार्टियों में 100% खरा सोना कोई नहीं है। परंतु आज के मौजूदा दौर में जितनी भी पार्टियां हैं, उन पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी बेहतर है। क्यों बेहतर है? जैसे इन्होंने कहा कि विनोद सोनकर जी ज़मीन कब्जा करने की बात आ रही है, सही कह रहे हैं, परंतु किसी का भैंस मरा और किसी का खपरी फुटल, जैसे हम लोगों के अवधि में बोला जाता है, केहू भैंस मरल और केहू खपरी फुटल। अरे एक और अतीक का आतंक है कि जिस और करोड़ों लाखों लोगों की, ऐसे करोड़ों की जमीनें कब्जा हो रही हैं, ठीक है ना। उतने नहीं, ऐसे चुनाव के समय में गुलाब पर्ची और हरी पर्ची बांट दी जाती थी व्यापारियों को कि ये पर्ची है 50 हज़ार वाला, ये पर्ची है 1 लाख वाला, दीजिए तो ठीक है, नहीं दीजिए तो किसी दिन उनके बेटे उठ जाएंगे, किसी दिन उनके बाप उठ जाएंगे, किसी दिन उनके भाई भी उठ जाएंगे। बिजनेस तो गया तेल लेने, पहले वो अपने बेटे को बचाएं, बाप को बचाएं, जितने साल 2 साल में कमाई किए हुए हैं वो पहले चले उनके चुनाव में चंदा दें। तो उस अतीक के आतंक का अगर खात्मा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर तरीका अनुचित हो सकता है, इस पर आप क्वेश्चन उठा सकते हैं, लेकिन जब एक और अतीक का आतंक से पूरा प्रदेश दहल रहा हो तो वहाँ तरीके की बात नहीं है, जनता खुश होती है कि इस तरीके के माफियाओं का आतंक नष्ट होना चाहिए। मुख्तार का आतंक हुआ, मऊ के दंगे में, आपको याद होगा, मऊ के दंगे में ऐसे एक ही राइफल ऐसे जीप पे चढ़ के और उसके बाद पूरा शहर घूमे थे, वो किस प्रकार का आतंक था। इसी अतीक के भाई जो साथ में मरे हैं, अशरफ, ऐसे रोड पे जा रहे थे और कार ओवरटेक हो गई, उस कार के ओवरटेक वाले को गन मार दिए, हत्या कर दिए। आप बताइए राजू पाल का हत्या किस लिए किए? उनकी विधायकी में हरा दिए। अरे भाई, आप लोकतंत्र में हैं, आपके पास रुपया है, आपके पास बाहुबल है, आपके पास धन बल है, सपा जैसी पार्टियों का आपके पास समर्थन है, आप चुनाव जीतिए ना। मैं कह रहा हूँ, एक बार राजू पाल ने विधायकी में हरा दिया, अगली बार जीतिए, अगली बार आप 5 साल जाइए, क्षेत्र में जाइए, मेहनत कीजिए, लेकिन नहीं, उसने विधायकी हरा दिया, उसको मार दिए। तो ये जो इस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर है, इससे योगी सरकार की जो मतलब प्रतिभा है, जो छवि है, वो बनी है, और इससे जनता भी खुश है, हम युवा भी खुश हैं। हाँ, बशर्ते वही सरकारी नौकरियों वाला मामला, सरकारी नौकरियों पे ध्यान। हाँ, अब देखिए बड़े आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, खास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर वाले लॉ एंड ऑर्डर पर लगेगा, क्योंकि विनोद सोनकर जो है वो दूध के धुले हैं। इधर धनंजय सिंह, सुनिए मेरी बात सुनिए, धनंजय सिंह से गुफ्तगू करके उनको बाहर छोड़ दिया गया, और अभी जो बात चल रही है यहाँ पे ब्रिजेश सिंह का, वो भी क्या नाम है, संत है, बाकी सब संत हैं। तो एक बीच में अगर बोलेंगे तो मुझे भी बोलना था, गलत बात नहीं बोलेंगे आप। यही तरीका अभी आपने सुना होगा महोदय, किस तरीके से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मैं बोलूंगा, ये मैं बोलूंगा, 100 FIR ADR की रिपोर्ट है, नहीं ADR का, सुनिए पूरी बात सुनिए। रही बात, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सुनिए भैया,
बात इस चीज की है, मैं भी अधिवक्ता समाज से जुड़ा हूँ, सुनिएगा है भैया, अधिवक्ता समाज से मैं भी जुड़ा हूँ। यही अभी जब जैसे जिस तरीके की बात हो रही, यही पत्थर गिरजा घर पे डिबेट हो रहा था, भाजपा के लोगों ने 2 अधिवक्ता को जो ड्रेस में थे पटक के मारा है, अभी तक उनका FIR दर्ज नहीं हुआ। अगर वो चीज जो माफिया गुंडों की बात हो रही है वो सही है, तो क्या ये सही नहीं होना चाहिए? अभी तक बैठे हैं, अधिवक्ता समाज से अगर आते हैं तो आप कहिए कि ये सही चीज है। और रही बात जो चीज गलत है वो हमेशा गलत होना चाहिए। और रही बात इसकी जो भी महोदय हमारे भाई कहकर चले गए या खड़े हैं, पेपर लीकेज, सरकार किसी की भी हो, सपा की हो बसपा को, हम लोग भी जैसे युवा हैं तो हम चाहते हैं कि रोजगार मिले। सबसे ज्यादा पेपर लीकेज क्यों कराया जा रहा है? क्यों कराया जा रहा है? और रही बात इस तरीके, सुनिए, जो कोरोना के नाम पे वैक्सीन लगाई गई थी, अगर मोदी जी इतना अच्छे थे 2022 में उन्होंने फोटो नहीं हटाई, आज उन्होंने फोटो हटा लिया। मैंने तो नहीं कहा ना, कोविशील्ड में इलेक्टोरल बॉन्ड जिस गाय के नाम पे इन्होंने सरकार बनाई, गाय के नाम पे 250 करोड़ का चंदा बीफ कंपनियों से क्यों लिया गया ये आप जानते हैं, क्यों लिया जाता है? अगर बात इस चीज की है, प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं, प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं, अपराधी नहीं। अपराधी को ठीक करने के लिए विपक्ष का सब खराब हो गया। हाँ, एक मिनट भाई साहब बोलो यार एक तो जी, हम यही कहना चाहेंगे, प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं, अपराधी नहीं। अपराधियों को ठीक करने के लिए जो योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं वही होना चाहिए। अब बिना ठीक किए हुए, बिना सुधारे अपने से कोई नहीं सुधरता है अपना। हाँ, और यहाँ तो एक जाति वर्ग के लिए सीधे सिलेक्शन हो गया, यहाँ एक जाति वर्ग के लिए सीधे सिलेक्शन कर दिया गया। बाकी उस समय था हाँ, पढ़ने में आता था कि पढ़ लीजिए उसका नाम। एक तरफ से जब रिजल्ट आते थे तो एक तरफ से एक लाइन से आ जाता था, ये कुमार उसके आगे डैश ओके सिवा किसी का नाम ही नहीं आता था। अनिल यादव का प्रकरण मालूम है? बस हो गया। एक लाइन। अब भैया ने एक बात करी, विनोद सोनकर की उन्होंने बात करी। अगर विनोद सोनकर ये बात कही है, उसका जवाब जनता उनको 4 तारीख को दे देगी, बिल्कुल होगी, कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। अगर गलत उन्होंने किया है, मुजरा कार्रवाई अपने आप करेगी। विनोद सोनकर के खिलाफ जनता खुद कार्रवाई करेगी। 4 जून को उसका जवाब उनको मिल जाएगा, उनको मिल जाएगा। गुंडाई नहीं चलेगी, चाहे वो विनोद सोनकर हो। बोलिए बाबू जी, ऐसा है, रमाशंकर केसरवानी इनका सुनिए आराम। ये कहते हैं विनोद सोनकर जैसा धर्मार्थ नहीं है। इंद्रजीत सरोज ने सैकड़ों यादवों के खिलाफ FIR कराया है। आवाजबाजी लगा ले, इनके अंदर हिम्मत है तो वो जीत के आएगा 4 तारीख को। हिम्मत की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ खुलेआम डंके की चोट पे जितने की क्षमता हो लगा ले। अगर ये हिम्मत की ना देखिए, हिम्मत की बात ही ना करिए। और दूसरी चीज सुनिए, जो आप सुनिए यहाँ पे साइलेंट, तो फिर ये वायलेंट अभी आपको कैमरे के अंदर दिखा है, मैं नहीं कहना चाहूंगा। दूसरी चीज आपसे मैं एक लास्ट में एक ही बात कहूंगा कि कौन शपथ लेगा कौन नहीं। अगर मोदी जी ने 10 साल इतना बेहतर काम किया था मोदी जी ने, तो उनको जरूरत नहीं थी इस तरीके से प्रज्वल रवन्ना जैसे बलात्कारियों के लिए खड़े आम वोट मांगे थे, और अभी तक माफी नहीं मांगे कि ऐसे लोगों के लिए हमने वोट मांगा था, देश छोड़ के भाग गया। और जितना इनसे रही बात इस चीज को, जितना भी झूठ बोलना है, मैं 2 शब्दों में एक गीत के माध्यम से मैं सारी चीज बता दे रहा हूँ। आइए गौर से सुनिएगा कि हमेशा रहे ना जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, मिलेगा वही जो मुकद्दर में लिखा, नहीं मिल सकेगा खजाना किसी का। हकीकत क्या है, लड़िए नहीं तो बुलाएगा मौला तो जाना पड़ेगा, नहीं तब किसी का बहाना चलेगा। जहाँ विधि राखे राम वहीं विधि रहिए, परेशान मत हो। धन्यवाद। ये अंकल आप लोकल बात की नहीं, सब इंटरनेशनल कर दिया कि लोगों को अपनी बात करने का मौका ही नहीं दिया। MLA का शुद्ध उच्चारण है MLA, और सांसद का तात्पर्य जो सांसद में रखा है।
होता क्या है, जो मुद्दे होते भटक गए, जाने क्यों लोग मेरे नाम से जाए, कुछ भी बोलने का मकसद होता है, इतने लोगों के बीच में सबकी अपनी चर्चा है और सबको सुनने का मौका है, लेकिन उत्तेजित होकर कोई बात करने का तात्पर्य नहीं है। मौका देना चाहिए, सब अपनी बात करें। आप तो आए ही इसीलिए हैं। यहाँ पे जो होने वाला था, मारपीट अब होने वाली थी, इसके बाद यही इसका निष्कर्ष निकलने वाला। यहाँ के बारे में बताइए, इलाहाबाद और फूलपुर के बारे में। तो बाहर गए हो आप, एक मुद्दा है हम लोगों का। इलाहाबाद में 5 पूर्व प्रधानमंत्री दिए थे और इलाहाबाद की स्थिति सबसे खराब थी। ये दुर्भाग्य था हमारे यहाँ कि हमने 5 प्रधानमंत्री देने के बाद वो यातनाएं झेली है इलाहाबाद में, जो शायद मुद्दे विहीन अब हुए हैं। पहले मुद्दा बहुत था। यहाँ पे बाबुओं का शहर रहा है, हमेशा खुशहाल जिंदगी रही है, संगम की नगरी रही है। और ऐसा मुकाबला चल रहा है उज्जवल रमन सिंह और नीरज त्रिपाठी की बीच, बताइए। देखिए, ये तो हार जीत का है, मोदी जी की लड़ाई है देश से। नीरज और इसमें प्रवीण पटेल जी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि मोदी जी इस समय हमारे यहाँ जो उन्होंने किया है। नाम मोदी जी के वोट पड़ना है कि लोकल प्रत्याशी? सिर्फ मोदी जी के नाम पे ये जो वोट पड़ेंगे इस बार, ये मोदी जी के नाम पे वोट पड़ेंगे। पिछली 2 बार से पड़ रहा है, इस बार कौन नई चीज पड़ेंगे। लोकल प्रत्याशी मैटर नहीं करता। नहीं, लोकल प्रत्याशी भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन विशेष रूप से मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ेगा। इलाहाबाद का मुख्य मुद्दा है जो नैनी में इंडस्ट्रियल एरिया था, जो पूरी तहस नहस हो चुका है। मैं ये चाहूँगा कि इस बार प्रत्याशी जो हमारे जीत के आते हैं वो इंडस्ट्रियल एरिया में कुछ करें, ताकि यहाँ के लोकल युवाओं को उसमें काम मिल सके। सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो चुकी हैं, यहाँ के लोकल लोग बेरोजगार हो गए। बाबुओं का शहर था, लोग आराम से जीते थे, धीरे चलते थे, आराम से खाए पिए सो गए। वहाँ कुछ अगर इंडस्ट्री दोबारा लगेगी तो यहाँ के व्यापारियों को काम और मिलेगा, जो कि यहाँ बहुत ज़रूरी है। एक भी इंडस्ट्री बची नहीं है। उस इंडस्ट्रियल एरिया का प्रादुर्भाव, दोबारा उद्भाव होना बहुत ज़रूरी है। नीरज त्रिपाठी से यही कहना चाहूँगा। मैं भी एक व्यापारी हूँ, छोटा ही हूँ लेकिन व्यापारी हूँ मैं भी, और मैं चाहता हूँ अगर वो इंडस्ट्री बढ़ेगा तो बड़े व्यापार, बड़े छोटे व्यापार अपने आप साथ बढ़ जाते हैं उसके। तो ये थे प्रयागराज के लोग, उन्होंने अपने मुद्दे रखे, अपनी बात रखी। जो भी आप कोई बातचीत सुनी आपने, जैसी भी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहिए हमारी यात्रा कौन जीत रहा। शुक्रिया। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।